बिहार के लोग होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि अगल बगल जो डोमिसाइल वाला चीज फिक्स किया गया है कि इस राज्य से इतने ही रहेंगे, बाकी के इतने % बांध दिए जाएंगे। तो वो लोग का डिमांड रहता है ना, बिहार के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका डिमांड रहता है कि डोमिसाइल नीति लागू कर दिया जाए और 10% बांध दिया जाए, ताकि जो बिहार के बेरोजगार हैं उनको पहले चांस मिले, बाद में बाहर के जो लोग होते हैं वो आसपास। तो पहले चिराग पासवान बहुत बोलते थे कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, लेकिन अब चुप रहते हैं। इस वक्त पे जो है ना, मैं आपको बता दूं, बिहारियों को बिल्कुल लास्ट ला के बीजेपी ने खड़ा कर दिया, ये मैं आपको बता दूं। आज बिहार की जो स्थिति है, एक बात आप मुझे बताओ, जैसे आप ये समझ लीजिए कि हर साल बारिश का सीजन, गर्मी का सीजन आता है ना, वैसे बिहार में हर साल बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है। आप नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ मोहित शर्मा मौजूद है। बहुत सारे सवाल हैं, अब देखना होगा कि मोहित शर्मा जवाब दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, और सवाल जो हैं उन पर इसका क्या सोचना है वो हम पूछेंगे। सबसे पहले बेचुई से शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि उस लड़की के साथ क्या कुछ किया गया था, और उसके बाद 1.5 महीने लगभग उसके बाद जो रेप करते हैं उनको रिहा कर दिया जाता है, जमानत मिल जाता है। ये पहला सवाल है कि आप इस पर क्या सोचते हैं। देखिए, ऐसा कितना मैं आपको बता दूं, जब मैं फर्स्ट क्लास में था ना, तो एक पोयम मैंने पढ़ी थी कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये पोयम जो है ना, आज ये देश की बेटियों पर लागू होती है कि हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से हैवानियत के जो दरिंदे हैं ना, जिस तरीके से देश की बेटियों के साथ रेप, गैंगरेप जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सरकार जो है वो मूक दर्शक बन के बैठी है। अभी की आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूं कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने बेटी के साथ रेप किया, और हालांकि पार्टी ने उसको बाहर निकाल दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश की बेटियों की इज्जत लूटने वाला कौन है। तो उसका जवाब यह है कि आधे से ज्यादा बीजेपी के नेता हैं। कुलदीप सिंह सेंगर, वो बीजेपी का एमएलए जिसने एक देश की बेटी की इज्जत लूटने का काम किया। प्रज्वल्ला रमन्ना, जिसको नरेंद्र मोदी ने जिसके लिए कैंपेनिंग किया, ठीक है, और तमाम लोग। अभी उत्तराखंड वाले केस में आप देख लीजिए, तो जो देश की बेटियों को जो बचाने की जरूरत है ना, वो भाजपा के नेताओं से है, क्योंकि भाजपा के ही ऐसे नेता हैं जो देश की बेटियों को गंदी निगाह से देखते हैं। आप मानते हैं इसलिए बोल रहे होंगे, लेकिन एक तरफ तो आप भी जानते हैं कि सब लोग इल्जाम लगाते हैं कि दीदी क्यों चुप है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, जो लोग दीदी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, दीदी ने तो जांच सीबीआई को दे दी। आप सवाल करिए सीबीआई से कि सीबीआई क्यों चुप है, सीबीआई अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं कर पा रही, सीबीआई जांच क्यों नहीं अब तक कर पा रही, और सीबीआई अब तक जो अपराधी हैं, दोषी हैं, उनको उठा के जेल में क्यों नहीं डाला। भाई, दीदी के ऊपर अगर आप बात कर रहे हैं तो आप मुझे ये बताइए ना, सीबीआई किसके अंडर है, आप मुझे बताइए। तो नरेंद्र मोदी सवाल पे जवाब क्यों नहीं दे रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि मणिपुर पर क्यों नहीं जवाब हो रहा किसी का, मणिपुर पर कोई क्यों नहीं बोला, जब मणिपुर के अंदर देश की बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उस पर क्यों नहीं बोले। हाथरस की घटना पर क्यों नहीं बोले। और आप तो बिहार से आते हैं ना, बिहार के अंदर अभी एक बेटी के साथ क्या हुआ, किस तरीके से उसके साथ में यौन शोषण हुआ, उस पर क्यों नहीं बोल रहे भाई। नीतीश कुमार क्यों चुप हैं, क्यों बिहार के तमाम नेता चुप हैं, क्यों नीतीश कुमार तो मानते हैं ना महिलाओं को, आगे बढ़ाते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं मानते। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि महिलाओं के लिए आरक्षण बाद में हो जाएगा। पहले तो महिला ये कह रही है कि हमें सुरक्षा चाहिए, आरक्षण बाद में। भाई आरक्षण, मैं आपसे कह रहा हूं आरक्षण तो बाद में होगा, जब महिलाएं नहीं बचेंगी इस देश के अंदर तो काय का आरक्षण और किसके लिए आरक्षण। आरक्षण तो करना क्या चाहिए, क्योंकि आप सीधे इल्जाम यही लगा रहे हैं कि लड़कियों को बचना है भाजपा के लोगों से। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, प्रधानमंत्री दुबई जाते हैं, सऊदी जाते हैं, तमाम गल्फ कंट्री जाते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, क्या बेटियां सिर्फ भारत में रहती हैं, लड़कियां और नहीं है, हर जगह है ना। अगर किसी आदमी का कोई वजूद है तो एक माँ से, एक औरत से, तभी तो किसी आदमी का वजूद है ना। तो जब बेटियां पूरे विश्व में हर जगह रहती हैं, तो गैंगरेप और रेप जैसी घटना सिर्फ भारत में ही क्यों सुनाई देती है, सबसे ज्यादा भारत में क्यों। आपके हिसाब से जो रेप करते हैं उनका क्या सजा होना चाहिए। भाई, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए 10 दिन के अंदर में उनको सजा दी जानी चाहिए, 10 दिन में। और सड़क के बीच चौराहे पर, सड़क के बीच चौराहे पर उनको फांसी दी जानी चाहिए, बीच चौराहे पर बिल्कुल दी जानी चाहिए। लेकिन हमारे यहां पर इस तरीके का प्रावधान है कि हमारे यहां पर कोर्ट के चक्कर काटते काटते ही आदमी दम तोड़ देता है। अभी आपको बता दूं, बीएचयू के अंदर एक इंजीनियरिंग छात्र के साथ में रेप होता है, उसके बाद में उसके जो 2 जो बच्चे हैं उनको रिहा कर दिया था। बच्चे नहीं, अपराधी, गैंगरेप के अपराधी। और ऐसे लोगों के लिए तो ऐसे शब्दों का मैं प्रयोग ऑन कैमरा कर भी नहीं सकता जो शब्द मेरे मन में आ रहे हैं। आप जानते हैं वो कौन थे 2 लड़के, तीनों लड़के, वो लड़के थे जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार के लिए काम किया, भाजपा के आईटी सेल में काम करते थे, मध्य प्रदेश के चुनाव में मोदी की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम किया, और इनकी तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े बड़े नेताओं के साथ वायरल भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश का दुर्भाग्य यह है कि जब वो बाहर आते हैं तो उनके लिए केक काटा जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। आप कह रहे हैं, लेकिन एक शेरनी है, खुद को शेरनी बताती हैं, लेकिन
जिसका आप तारीफ करते हैं हमेशा, राहुल गांधी को आप हमेशा बहुत मानते हैं, तो उनको पागल कहा जाता है और कहा जाता है कि मेंटल जो हेल्थ होता है उनका ठीक नहीं है। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, मेंटल हेल्थ तो मुझे भाजपा के नेताओं को ठीक नहीं लगता, तभी तो विधानसभा में बैठ के भी पॉर्न वीडियो देख लेते हैं। त्रिपुरा की विधानसभा में बैठकर पॉर्न वीडियो देख रहे हैं बीजेपी के नेता, और आपने कहा कि मेंटल हेल्थ राहुल गांधी की ठीक नहीं है। तो एक काम करिए ना, राहुल गांधी की और नरेंद्र मोदी की डिबेट करा दीजिए ऑन कैमरा, दिल्ली के लाल किले पे राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों को बिठा दीजिए, बिल्कुल बिठालिए ना। आपके साथ मैं, अरे जीतेगा, सबको पता है। इस सवाल का जवाब तो अंधभक्त भी दे देंगे कि नरेंद्र मोदी सवाल का जवाब ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी को बोलने के लिए चाहिए टेलीप्रॉम्प्टर। फिर से जीत गए, लेकिन मैं आप जीतने के लिए तो सबको पता है कैसे जीते हैं और किस तरीके से जीते हैं। बेईमानी के दम पर सरकार बनी, और सबसे बड़ी बात, जहां पर हिंदुत्व की बात कर रहे थे वहीं हार गए ना। अयोध्या से स्मृति ईरानी हार गई, ठीक है ना, अयोध्या से बीजेपी हारी, सॉरी स्मृति ईरानी हार गई, बड़े बड़े बीजेपी के नेता हार गए, और नरेंद्र मोदी खुद 1.5 लाख वोट से जीत कर आए। और जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, जरा उनको देखिए कितने बड़े मार्जिन से जीत कर आए। कंगना जी को क्या बोलिएगा? कंगना रनावत के लिए तो बोलने के लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास में। मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए, क्योंकि कंगना रनावत बोला समझाया उनको जाता है। एक कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाने की, ठीक है। मैं ये किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं एक बात कह रहा हूं, मैं एक बात बोल रहा हूं। और एक कहावत और है कि चाहे कुत्ते की पूंछ को 12 साल पाइप में रख लो, रहेगी वो टेढ़ी की टेढ़ी। ये मैं ओपन कह रहा हूं, ये बात मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कह रहा हूं, वो बिल्कुल ओपन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्योंकि जब इनके नेताओं की तो भाषा इतनी गंदी है कि मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूं उसके मुकाबले। वो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके नेता, ये कंगना रनावत, कभी कहती हैं कि किसान आंदोलन के दौरान रेप हुए, ठीक है, उसके बाद में थे ना किसान आंदोलन वहीं पर पूरा मैं वहीं आ रहा हूं, आप भी तो थे वहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए। जब आपने मुझे देखा तो आपने वहां भी देखा होगा। तो मैं ये आपसे सवाल कर लेता हूं कि कंगना रनावत ने जो ये बात कही कि किसान आंदोलन में रेप हुए, आपने होते हुए देखे? कहीं खबर नहीं चली। वही तो मैं कह रहा हूं कि कौन सी ऐसी जगह है। दूसरी बात यह है कि जो पार्टी ने, बीजेपी ने किसानों को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, किसानों के लिए खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, उग्रवादी, क्या शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। वो आप सोच रहे हैं वो पार्टी अगर किसान आंदोलन में रेप हुआ तो किसानों को बख्श देती? आप मुझे बताइए। दूसरी बात यह कि फिर कंगना रनावत अपने बयान को चेंज करती हुई कहती हैं आपकी अदालत में कि मैंने ये कहा है कि किसानों ने वहां रेप नहीं किए, कुछ उपद्रवी वहां पर आते थे और वहां पर गैंग रेप हुआ। कंगना रनावत इस बात को या तो सामाजिक करें, सबके सामने करें कि भाई उनके पास क्या एविडेंस है जिस बिहाफ पर उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है। और अगर कंगना रनावत की बात झूठी साबित होती है तो कंगना रनावत के ऊपर सबसे पहले डिफार्मेशन का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि देश के किसानों की इससे भावना आहत हुई है। बिल्कुल अभी हाँ। जी बिल्कुल। अब मोहित जी देखिए, अब जुड़ते हैं उससे, रोजगार वाले मुद्दे से जुड़ते हैं, क्योंकि आप भी हमेशा इस चीज पे बहुत गुस्सा जाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कुछ बोला और दिया कुछ नहीं। उसके बाद हम चिराग पासवान पर भी आएंगे, क्योंकि बिहार की जनता ना कुछ जगह पे यही बोलती है कि सबसे अच्छा चेहरा है चिराग पासवान, और कंगना के खास दोस्त हैं चिराग पासवान। तो पहले रोजगार पर बोलना चाहेंगे कि चिराग जी पर बोलना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि जो चिराग, जिसका काम होता है कि एक चिराग का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश फैलाना, लेकिन बिहार में तो उस चिराग ने उल्टा कर रखा है। उसने तो पूरे फैन फॉलोइंग इतना कि आप देखेंगे तो हिल जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं फैन फॉलोइंग तो कंगना की भी है। उन्होंने क्या कर दिया, जरा मुझे आप ये बताइए ना। मैं आपको बता दूं, वो चिराग अगर इतनी फैन फॉलोइंग होती तो कितनी सीटों पर जीती है इनकी पार्टी, जरा ये बता दीजिए। 5 सीट का 5 सीट नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो लोकसभा में जीती है ना, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ आपसे। विधानसभा में क्या हाल हुआ, जिसको हनुमान बना के घूम रहे थे उस हनुमान का क्या हुआ, ये मुझे बताइए ना आप मुझे। दूसरी बात ये है कि जो चिराग, जो काम उनके पिताजी रामविलास पासवान जी ने किया, वो काम कभी ये नहीं कर पाएंगे। क्या पासवानों के नेता नहीं बन पाएंगे? मैं आपको, अरे कभी नहीं बन सकते। दूसरी बात ये कि जो काम रामविलास पासवान ने किया, जो नाम उन्होंने कमाया, वो ये कभी नहीं कमा सकते। और मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए, ये जो 5 सीटें मिली है ना, ये सिर्फ देन है रामविलास पासवान की, वरना चिराग पासवान इंडिविजुअल अगर लड़ जाए, अपने पिताजी का नाम ना ले, तो मैं कह रहा हूं 1 सीट भी नहीं जीत सकते। क्योंकि जिसका नाम चिराग है, जिसका नाम ये होना चाहिए काम कि देश और समाज में उजाला फैलाने का, वो तो आज उजाला से आप क्यों गरम है? चिराग पासवान से आप क्यों गरम? भाई आप एक बात मुझे मोदी जी के साथ है, मेरी बात सुन लीजिए। बात मोदी के साथ रहने की या ना रहने की नहीं है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बिहार में एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, चिराग पासवान कहते हैं कि वो पासवान समाज के जो है वो नेता हैं, उन्होंने उस बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ उस पर बोले, उसके घर गए, उसके परिवार से मुलाकात करी, नीतीश कुमार ने जाके उसके परिवार से मुलाकात करी, कोई नहीं बोला, सबके सब गूंगे हो गए, क्योंकि उनको पता है कि इस मुद्दे से हमें वोट नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं
अगर बेटी के साथ कोई अपराध करने वाला कोई आरजेडी का नेता होता या कांग्रेस का नेता होता तो तुरंत नीतीश कुमार भी पहुंचते, वहां पर आपको चिराग पासवान भी नजर आते और गिरिराज सिंह भी नजर आते और बहुत सारे भी नेता नजर आते, सारे नेता नजर आते। लेकिन वहां पर कोई वोट नहीं मिलना, सरकार इनकी है। जो कल तक चिल्लाते थे कि बिहार में जंगल राज है, क्या आज बिहार में जंगल राज नहीं है? आज तो सरेआम बेटियों को घर से निकालकर उठाकर ले जाया जा रहा है, तब कहां छुपे नीतीश कुमार? मुजफ्फरपुर ये सब का मैं मुजफ्फरपुर की तो बात कर रहा हूं आपसे। आपने देखा नहीं कि सरेआम बेटी को घर से निकाल कर ले गए? कौन सा बिहार का नेता बोला, जरा मुझे बताइए। तो नीतीश जी कहाँ मानते हैं महिलाओं को? आप जैसी बातें बता रहे हैं ऐसे तो कहीं नहीं लग रहा कि नीतीश जी मानते होंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर नीतीश कुमार महिलाओं को मानते या नीतीश कुमार का महिलाओं के प्रति सम्मान होता तो नीतीश कुमार उस महिला के घर पे जाते और अपराधियों को उठाकर जेल में डलवाते, नहीं तो उस मुद्दे को विधानसभा में उठाते। कहीं नहीं उठाया, चिराग पासवान ने नहीं उठाया। अभी आपने चिराग पासवान जी का इंटरव्यू लिया, मैंने उनका इंटरव्यू देखा आपके चैनल पर, उन्होंने तो इस सवाल पर कोई आपको जवाब ही नहीं दिया, उन्होंने चर्चा भी नहीं करी इस पे। अगर वो पासवान समाज के नेता या बिहार के नेता है तो क्यों नहीं बोले उस बेटी के ऊपर? अच्छा, चिराग पासवान ना जब चुनाव चल रहा था तो ये एक नारा था उनका, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। लेकिन अब वो चुप हो गए। तो जितने भी अभ्यर्थी जो होते हैं ना बिहार के, वो ये चीज डिमांड करते हैं। मोहित जी आप तो सब जानते हैं, तो जो बिहार के लोग होते हैं ना वो ये कहते हैं कि अगल बगल जो डोमिसाइल वाला चीज फिक्स किया गया है कि इस राज्य से इतने ही रहेंगे, बाकी के इतने % बांध दिए जाएंगे। तो वो लोग का डिमांड रहता है ना, बिहार के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका डिमांड रहता है कि डोमिसाइल नीति लागू कर दिया जाए और 10% बांध दिया जाए, ताकि जो बिहार के बेरोजगार हैं उनको पहले चांस मिले, बाद में बाहर के जो लोग होते हैं वो आस पास। तो पहले चिराग पासवान बहुत बोलते थे कि बिहार फर्स्ट, लेकिन अब चुप रहते हैं। इस वक्त पे जो है ना, मैं आपको बता दूं, बिहारियों को बिल्कुल लास्ट ला के बीजेपी ने खड़ा कर दिया। ये मैं आपको बता दूं आज बिहार की जो स्थिति है। एक बात आप मुझे बताओ, जैसे आप ये समझ लीजिए कि हर साल बारिश का सीजन, गर्मी का सीजन आता है ना, वैसे बिहार में हर साल बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है। आप ये सोचिए, और लाखों करोड़ों लोग उस बाढ़ से प्रभावित होते हैं। क्या बोले चिराग पासवान उस बाढ़ के ऊपर? एक शब्द भी उठाया? बिहार में जब पेपर होता है तो उस पेपर को देने के लिए हजारों लाखों लोग ट्रेन के ऊपर लटक कर जाते हैं। कभी उन छात्रों की आवाज उठाई है? बताइए आप मुझे। मैं आपको बताता हूँ, एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा, जिसका पिताजी रिक्शा चलाते हैं, उनने न जाने कैसे कैसे करके तो वो फॉर्म भरा पेपर का। अब वो पेपर देने के लिए जाता है। सबकी बात कर रहे हैं, बीपीएससी यूपीएससी सब जो, मैं सब की बात कर रहा हूं। मैं आपको मैं बता दूं, बिहार वो एक ऐतिहासिक जगह है जहां पर सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस अगर कहीं से निकलते हैं तो बिहार की सरजमी से निकलते हैं, बिहार की मिट्टी से निकलते हैं। आप ये सोचिए, जहां पर इतनी होनार स्टूडेंट्स हैं, इतने होनार छात्र हैं, वहां पर क्या किया छात्रों के लिए, जरा आप मुझे बताइए। उल्टा जब छात्र अपनी मांग करते हैं तो आप बिहार पुलिस के जरिए उनके ऊपर लट चलवा देते हैं। तो नीतीश कुमार तो बोलते हैं कि हमने नौकरी की बारिश की। कौन सी नौकरी की बारिश कर दी? टीचर वाला जो है, बीपीएससी वाला। नहीं, आप मुझे बताइए, आपकी सरकार में पेपर लीक नहीं हुए? आप मुझे ये बताइए, कितने पेपर आपकी सरकार में लीक हुए? और सबसे बड़ी बात यह कि आपने नौकरी की बारिश, कौन सी नौकरी की बारिश कर दी? क्या सिर्फ रोजगार जो है सिर्फ एजुकेशन लाइन में ही है, बाकी किसी लाइन में रोजगार नहीं है? अग्निवीर वाले पे आप रगड़ के बोलते हैं, अब तक उसका कुछ सॉल्यूशन ही नहीं हुआ। न नरेंद्र मोदी कुछ बोल रहे हैं, न नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं। आपको एक बात बता देता हूं, इसका सॉल्यूशन ना इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि किसी का भी बच्चा, बीजेपी के किसी भी नेता, आप तो बिहार से आते हैं, आपसे पूछ लेता हूं कि बिहार में बीजेपी का कौन सा ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसका बेटा सरहद की हिफाजत कर रहा हो? बता दीजिए आप मुझे। सिर्फ एक, 100 नहीं जानना चाहता, 10 नहीं जानना चाहता, सिर्फ एक नाम जानना चाहता हूं कि जिसका बेटा, उसका पिता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो और उसका बेटा सरहद की हिफाजत कर रहा हो। नेता का बेटा जो बने सोल्जर, मैं आपको बताइए ना आप मुझे, है कोई नाम? बनता तो किसान का बेटा है। मैं आपको वही बता देता हूं। तो इसीलिए किसान का बेटा मरे या जिए, भाजपा सरकार को क्या फर्क है उससे? आपको एक बात बता देता हूं, अभी अगर कल को एक बिल पारित हो जाए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं, उनको किसी को भी पेंशन नहीं मिलेगी, ये सारे के सारे धरना करने लग जाएंगे, सारे सड़क पर उतर जाएंगे। लेकिन जब बात सिर्फ एक पेंशन के लिए, सिर्फ एक पेंशन के पीछे, लेकिन जब बात देश के बच्चों की आती है, देश के भविष्य की आती है, जब बात देश के किसान और जवान की आती है, सबके मुंह में फेविकॉल अटक जाता है सत्ता का। फिर ये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। मतलब एक इस देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर एक बार जीता तो एक बार की पेंशन, 2 बार जीता तो 2 बार की पेंशन, 3 बार जीता तो 3 बार की पेंशन, उसको देने के लिए तो सरकार के पास में बहुत पैसा है। अलग अलग, ठीक है, इस देश में दबा के लेते भी। बिल्कुल। और इस देश में बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने के लिए भी सरकार के पास अनलिमिटेड फंड है। अभी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा, उनका कर्जा माफ किया बीजेपी ने, उनके कर्जे माफ करने के लिए बहुत पैसा है। लेकिन जब बात किसान को, जवान की पेंशन की आ जाएगी या जवान की योजनाओं की आ जाएगी तो इनके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती, सारे के सारे गूंगे और बहरे हो जाते हैं। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूं, इस देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जिनके बच्चे जो हैं वो देश के सरहदों की हिफाजत कर रहे हो। अभी 2 दिन पहले की आपको एक घटना बताता हूं, जिस दिन
जो है अमित शाह के बेटे जय शाह, उन्होंने बीसीसीआई से आईसीसी की ओर प्रमोट किया गया। अब मैं आपको बताता हूं, उस दिन ट्विटर पे दो चीज ट्रेंड कर रही थी। पहली चीज ट्रेंड कर रही थी वेस्ट बंगाल, जहां पश्चिम बंगाल में बच्चों के हाथ में पत्थर था। दूसरी चीज ट्रेंड कर रही थी अमित शाह के बेटे जय शाह, जिन्हों को निर्विरोध बीसीसीआई से आईसीसी में पहुंचा दिया गया। तो अब आप ये सोचिए कि आपके बच्चों का भविष्य कहां जा रहा है और नेताओं के बच्चों का भविष्य कहां जा रहा है, जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेला, हाथ में कभी बैट नहीं पकड़ा, जिन्हें ये नहीं पता कि एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं, जिन्हों को ये नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता होगा। आप पूछ लीजिए, जो व्यक्ति ठीक से क्रिकेट के ऊपर स्पीच नहीं दे सकता, जिसको ये नहीं पता कि भारत में क्रिकेट की शुरुआत कब हुई, कैसे भारत क्रिकेट में आगे बढ़ा, बिल्कुल नहीं पता होगा। भारत ने पहला वर्ल्ड कप कब जीता, भारत ने T20 वर्ल्ड कप कब जीता, T20 का क्रिकेट का सी नहीं पता होगा इन्हें, और ये बीसीसीआई से आईसीसी में निर्विरोध चुन के पहुंच गए। सिर्फ एक काबिलियत उनके पास है कि उनके पिताजी देश के गृह मंत्री हैं, बस इतना। अब ये सवाल रहेगा कि जो लोग आपको देख रहे हैं ना, जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, जो अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं, वो आपको सुनना पसंद करते हैं और ये भी सुनना चाहते हैं, ये भी जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो वादा किए थे वो नौकरी उनको कब मिल रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, मोदी जी का वादा कुछ ऐसा है कि जो मोदी जी का सबसे पहला वादा था, जो जनता को चूरन दिया इन्होंने, वो दिया था 15 लाख का। वो 15 लाख को मिल आएंगे, मैं आपको वही बता रहा हूं। मैं आपको वो 15 लाख तो सारे जो जितनी भी गोदी मीडिया है उसके घर में बांटने में चले गए, तो जनता को कहां से मिलेंगे? और जो पैसा बचा उसके बाद में वो उद्योगपति लेके फुर हो गए। तो मैं आपको बता दूं, 15 लाख जनता के खाते में तब आएंगे जब नीरव मोदी वहां से वापस आएगा लंदन से, और नीरव मोदी पैदल आ रहा है, नीरव मोदी वहां से पैदल चलकर आ रहा है, ठीक है। फिर मोदी जी का दूसरा वादा था कि भैया इस देश में 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी। तो आप स्मार्ट सिटी से ही निकल कर आ रहे हैं, आप स्मार्ट सिटी से ही निकल कर आ रहे हैं, और आप ये सोच लीजिए, ये मेरा इंटरव्यू लेने के लिए स्मार्ट सिटी से बुलेट ट्रेन में बैठकर मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। बुलेट ट्रेन से ही आप यहां पर आए होंगे। फिर इन्होंने कहा कि हवाई चप्पल, मोदी जी ने कहा हवाई चप्पल वाले को हम हवाई यात्रा कराएंगे। तो इस देश का प्रत्येक गरीब अब आपके पास में हवाई जहाज से ही भीख मांगने के लिए आता है, हवाई चप्पल पहनता है और हवाई जहाज से उतरता है, फिर आपसे भीख मांगने आता है। असल में नरेंद्र मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं कि अगर ओलंपिक में फेंकने का कोई भी गेम आ जाए तो नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हरा सकता। अंत में एक ही बात कहूंगा कि मोदी जी शायद अगर वादों के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। बिल्कुल, जो लोग आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, यहीं पे हमारे शख्स एक बैठे हुए, वो कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं जी। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो आपने बोला कि सिविल कोड लाने की जो आपने बात करी, सबसे पहली बात तो कि इस देश में चीजों पर इंप्लीमेंट कितनी चीजों पर हो रहा है। सिर्फ उनको एक हवा बनाया जाता है। पहले एक चीज को हवा बनाया गया कि भाई हम इस देश में CNRC लागू करेंगे, उसके बाद आपने सिविल कोड की बात करी। आपने लागू कितनी चीजों पर किया है? आप मुझे बताइए ना, आप कितनी चीजों पर इंप्लीमेंट कर पाते हैं? जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। आप इंप्लीमेंट कर नहीं पाते, सिर्फ आप उन चीजों को लेकर देश में एक दंगे फैलाते हैं, लेकिन जो आपको काम करना होता है वो आप कर देते हैं। लेटरल एंट्री पर क्या बोलेंगे? ये तो आप भी जानते हैं कि बहुत गर्म मुद्दा था। नरेंद्र मोदी बोले, यूपीएससी वाला बीपीएससी वाला अच्छे से जानते हैं कि लेटरल एंट्री होगी। बिल्कुल, आप देखा नहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी के साथ में क्या हुआ था? लिटरल एंट्री तो उनको मिली। तो मैं आज आपको कहता हूं कि आपको अगर कहीं भी नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, तो आपको उसके लिए कोई एजुकेशन आपके पास काबिलियत हो या ना हो, बस आपके पापा देश के गृह मंत्री होने चाहिए। आप कहीं भी जाके बैठ सकते हैं। कैसे बनेंगे गृह मंत्री जी? सबके पिताजी कैसे बनेंगे? वो तो किसान है, मजदूर है। नहीं, मैं आपको बता दूं, किसान और मजदूर के लिए तो इस देश में कुछ छोड़ा ही नहीं है सरकार ने। सारी, मैं आपको बता दूं, सारी जितनी भी सरकारी कंपनियां थी उनको तो बेचने का काम कर दिया, और जो बची कुची कंपनियां थी उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अब बच्चा, एक पिता, मैं इस बात को पूरा कंप्लीट करूंगा, एक पिता जिसका बेटा पढ़ाई कर रहा है, अब वो पिता रिक्शा चलाता है, रिक्शा चलाकर पूरे दिन में वो 500 रुपए कमाता है, किराए का रिक्शा है, तो रिक्शे वाले को भी 200 रुपए दे देता है। 300 रुपए बचते हैं। 300 रुपए में घर का खर्चा भी चलाना है, बिजली का बिल भी देना है, उसको बच्चे की पढ़ाई भी देखनी है। तो कैसे ना कैसे करके एक फॉर्म जो है वो बच्चा फिल करता है। SSC का फॉर्म एक बच्चे ने दिया। अब उस फॉर्म को भरने की पहले एक फीस जाती है जो सरकारी फीस होती है, उसने उसको पे किया, और पता चलता है कि बच्चे का जो सेंटर है वो दरभंगा से पटना पड़ता है। अब दरभंगा से पटना बच्चा पेपर देने के लिए निकलता है, तो इतना पैसा तो इनके पास में है नहीं, नेताओं के बच्चे तो है नहीं कि बढ़िया एक गाड़ी फॉर्च्यूनर उठाई और लेके पेपर देने के लिए निकल गए। तो बच्चा कई दिन पहले निकलता है, घर से निकलता है, और निकलने के बाद में बच्चा लोकल ट्रेन से जनरल डिब्बे में बिना टिकट के वहां पर चढ़ता है। अब उस जनरल डिब्बे में अगर टीटी आ जाए तो पहले तो टीटी उस बच्चे का शोषण करेगा कि तेरे को उठा के जेल लेके आऊंगा। अब बच्चा इस बात से परेशान कि घर से मैं 100 रुपए लेकर निकला, अगर इन 100 रुपए में से 20 रुपए की या 10 रुपए की मैंने टिकट ले ली, तो मैं जो 90 रुपए हैं उस 90 रुपए में अपना खाना कैसे खाऊंगा या होटल कैसे ले पाऊंगा? एक बहुत बड़ी समस्या एक गरीब के बच्चे के साथ में आती है। लेकिन जैसे ना तैसे करके वो बच्चा पेपर देकर आता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो
पेपर सुबह होना है और रात को ही सेंटर के बाहर आकर वहीं पर एक चद्दर डालकर सो जाते हैं। वहीं पर सुबह उठते हैं, पढ़ते हैं और उनको ना खाने की सुविधा ना पीने की सुविधा, कोई सुविधा नहीं होती और सुबह पेपर देते हैं खाली पेट और उसके बाद पेपर देके बड़ी उम्मीद और बड़ी आशा के साथ घर पे आके अपने पिताजी के चरण स्पर्श करके कहते हैं कि पिताजी ये समझ लो कि आपका बेटा कलेक्टर बन गया, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और जो सवाल मैं देकर आया वो मैं लिख भी सकता हूं जो मैंने उनके जवाब दिए। पिता अब इसी उम्मीद में इस गर्व के साथ महसूस करता है कि मेरा बेटा कलेक्टर बन जाएगा और मेरा बेटा मेरी तरह रिक्शा नहीं चलाएगा। कुछ दिन बाद पता ये चलता है कि जो पेपर को देने के लिए वो रिक्शे वाले का बच्चा गया, वो पेपर देश में लीक हो जाता है। अब आप ये सोचिए, इससे नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेता तो कहते हैं जांच कमेटी बिठाई, हमने इसको गिरफ्तार किया, उसको गिरफ्तार किया। पूछना है तो उस बाप के कलेजे से पूछिए जिसने जैसे तैसे करके अपने खून पसीने की कमाई से बच्चे को एग्जाम देने के लिए दरभंगा से पटना भेजा या दरभंगा से दिल्ली भेजा या पटना से दिल्ली भेजा। उस बाप से पूछकर देखिए, वो बाप आपको बताएगा कि पैसे की कीमत क्या होती है और उसके बाप के दिल पर क्या चोट पड़ती है, वो आपको बताएगा। बिल्कुल। देखिए, मोहित शर्मा के पास हम इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि इनका जो आवाज होता है वो लोगों के लिए निकलता है और यहाँ से निकलता है। आप वीडियो देखें तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कंगना रनावत से हमने बात शुरू किया और जो सबसे बड़ा मुद्दा है उस पर जाके हम लोग खत्म किए कि एक रिक्शे वाले का बेटा जो एग्जाम देता है वो पेपर लीक हो जाता है तो क्या होता है उस परिवार पर क्या बीतता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करिए और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि मोहित शर्मा से अगली बार जब मुलाकात होगी तो क्या सवाल रहना चाहिए, क्योंकि हमने जितना समय मिला उस पर जितना कवर हो सकता था हमने किया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक कर। धन्यवाद।